लीनियरली वेरी कर रही है। लेकिन अगर इस तरीके से वेरी कर रही है पावर 2 है, 3 है, हाफ है, 3/2 है, 1 के अलावा कुछ भी है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? इंटीग्रेशन y dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dx। इससे क्या आ जाएगा? इससे y एवरेज आ जाएगा। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको बार बार हम यूज करेंगे, आगे भी यूज करेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो अब इस फॉर्मूले को भी हम अप्लाई करके देखते हैं क्या ये यहाँ पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो देखिए y को x के साथ तो मैं इंटीग्रेट कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना होगा? y को चेंज करना होगा ऐसी रिलेशन में जो x के साथ रिलेशन हो इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे निकालना है p एवरेज। अभी मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन p dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। ठीक है ना, क्योंकि हाइट के साथ चेंज हो रहा है, तो प्रेशर हाइट के साथ इंटीग्रेट हो नहीं सकता। प्रेशर को मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर ये x की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और प्रेशर को जब मैं x की टर्म्स में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन रो जी h की बजाय x हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय रो dx। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट इंटीग्रेशन कर देंगे सर। इंटीग्रेशन करिए जरा। तो रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो रो जी ये तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन x dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ऊपर वाला dx नीचे वाला dx कटेगा नहीं, कभी दिमाग में आ जाए, उसकी वैल्यू अलग आएगी इंटीग्रेट करने पे, इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसलिए पहले वन काट देना। अच्छा, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? क्वेश्चन के अंदर x वेरी कर रहा है यहां से, ये यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? h। तो ये वेरिएशन हो गया x का, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से लेके h तक, 0 से लेके h तक। तो इंटीग्रेशन में हमें मालूम है x की पावर n dx अगर हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? पावर 1 बढ़ जाती है और डिवाइडेड बाय उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। बोलिए, यही होता है। और लिमिट अगर हो मेरी a से लेकर के b तक तो लिमिट लग जाती है, ये वाली लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट लिखते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा? रो जी x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। देखिए एक पावर थी 1 + 1 2 हो गई, और डिवाइडेड बाय 1 + 1 उसी पावर से 2, और लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 से लेके h तक। हो गया इंटीग्रेशन। नीचे वाला इंटीग्रेशन करिए dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन x होगा। खाली dx का अगर इंटीग्रेशन करूं तो यहाँ पे इसका मतलब 1 लिखा हुआ है ना, और 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब है x की पावर 0 लिखा हुआ है? और x की पावर 0 है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0 + 1, तो क्या हो जाएगा? x नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या देते हैं? dx का इंटीग्रेशन x होता है, वो ऐसे आया है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर x हो जाएगा। इसकी लिमिट 0 से लेके h तक लग गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सेम आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, रो जी यहां पर आ जाएगा, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो h² डिवाइडेड बाय 2, नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 0 को मैं हटा ही दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय यहां पे भी h - 0 हो जाएगा, तो 0 को मैंने हटा दिया।
अब देखिए ये 2 नीचे आ गया और एक h से एक h कट गया, तो क्या बचा, रो जी एच डिवाइडेड बाय, वही आंसर आया नहीं आया। फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला बहुत आसान है आप लोगों के लिए खास तौर से, कि मिनिमम वैल्यू रखी मैक्सिमम रखी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और आंसर आ गया। लेकिन ये वाला एवरेज सिर्फ और सिर्फ जब ही काम करेगा जब ये हमारी क्वांटिटी जिसको हम निकालना चाहते हैं वो लीनियरली वेरी कर रही हो, लीनियरली वेरी कर रही हो, लीनियरली वेरी कर रही हो मतलब पावर 1 से वेरी कर रही हो, उसके अलावा कोई और पावर हो गई तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। मान लो पावर 2 होती है, x की पावर 2 होती तो भी तो इंटीग्रेशन हो जाता, x की पावर 3/3 हो जाता और फिर वैसे ही आता रिजल्ट। लिख लिया, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ये जो प्रेशर है एवरेज, इससे निकालो चाहे इससे निकालो, क्या आ रहा है, प्रेशर एवरेज इज इक्वल टू रो जी एच बाय 2। ठीक है, बॉटम वाला प्रेशर कितना आया था, वो तो पूरे में P था, इसलिए वो P ही है। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। चलिए, और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, वो क्या सीखी कि एवरेज कैसे निकालते हैं, अब ये भूलना नहीं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट देखिए क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तुमने देखा इंतमाम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहीं पे? नहीं देखा। देखा है? देखा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट ये है कि अभी समझ में नहीं आ रहा क्या आंसर दूं। हाँ यस, मैंने कहा ना ऐसा हो नहीं सकता कि देखा ना, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखो तो अब इसके अंदर क्या किया है हमने, फ्लूइड भर दिया है। ऑयल वगैरह भरा जाता है, ठीक है। ऑयल इसलिए भरा जाता है कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वो अच्छे से परफॉर्म करता है। वाटर वगैरह नहीं भरते। तो एक साइंटिस्ट थे पास्कल साहब, नाम सुना है पास्कल का? सागर बताओ, पास्कल का नाम सुना है? पास्कल का नाम सुना है? नहीं सुना। रास्कल का?
अब ये वही पास्कल है जिनकी यूनिट है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट नहीं बताई थी, पास्कल होती है 10⁵, इसके बराबर होती है 1 ATM के। हाँ। ये ट्रक खड़ा हुआ है इस पे, हाइड्रोलिक मशीन में है, तो इसको ऊपर उठाना होता है, झुलना है, कुछ करना है, जैक करना है, तो क्या करते हैं, क्या करके नीचे थोड़ी उठाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पंप लगा होता है, क्या लगा होता है, पंप, उससे इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स। मान लीजिए F1 फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसका यहाँ पे एरिया मान लेते हैं, यहाँ पे ये जो एरिया है इस वाले पार्ट का वो है A1, ठीक। तो जब यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, बोलिए, इस वाले पार्ट पे, एज F1/A1। वेरी गुड, यही फॉर्मूला है प्रेशर का, ठीक है। अब पास्कल साहब ने जो थ्योरी दी जिसकी वजह से उनका इतना नाम हो गया और उनके नाम से यूनिट भी बना दी गई प्रेशर की, उन्होंने कहा कि अगर किसी लिक्विड के अंदर कहीं पे लिक्विड भरा हुआ है, समुद्र में भरा हुआ है सपोज, ठीक है, और उसमें आपने प्रेशर लगाया किसी भी पॉइंट पे, पूरे लिक्विड सरफेस पे कहीं पर भी उसमें प्रेशर लगाया आपने, ये प्रेशर लगाया, तो ये वाला जो प्रेशर है ये लिक्विड का कोई भी पार्ट ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पूरे लिक्विड में कहीं पर भी ले लो, मेरी बात समझ में आ रही है, हर जगह ये प्रेशर P1 ही रहेगा, हर जगह इक्वल पार्ट में सबको मिलेगा, डिवाइड नहीं होगा, सबको उतना ही, जो वो पहले से प्रेशर फील कर रहे थे उसमें उतना पार्ट जो आपने यहाँ पे प्रेशर का लगाया सबको उतना पार्ट बढ़ जाए। मेरी बात समझ में आई, ये पास्कल साहब ने फॉर्मूला दिया और ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। तो सपोज ये वाला पार्ट जिसपे ये खड़ा हुआ है ट्रक, इसका एरिया है A2, ठीक है, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, F1 लगेगा, देखा, ये तो पूछा था। अबे फोर्स कैसे F1 लग जाएगा, फोर्स F1 नहीं लगेगा, प्रेशर लगेगा सेम, फोर्स के लिए नहीं कहा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, जो प्रेशर यहाँ पे बना फोर्स अपॉन एरिया की वजह से, ये ही सेम प्रेशर पूरे के पूरे लिक्विड में हर जगह पर लगेगा, हर पार्टिकल को उतना ही प्रेशर लगेगा। पहले तो जो उसका प्रेशर था वो तो रहेगा ही रहेगा,
प्लस जो वहां पे आपने प्रेशर जनरेट किया, वो ही प्रेशर हर पूरे लिक्विड में, हर पार्टिकल पे, हर बॉल पे, हर दीवार पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो P1 ही लगेगा। अगर यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ है P1, मेरी बात समझ में आई है? तो यहाँ का प्रेशर कैसे निकालोगे? वहां का तो आपने वहां से निकाल लिया, यहाँ का कैसे निकालोगे? तो यहाँ का P1 निकालोगे F/A2, ये उसके बराबर थोड़ी हो जाएगा। बोलिए, ये फोर्स तो अलग होगा ना, क्योंकि इसका एरिया दिखने में ही लग रहा है कि 25-50 टाइम ज्यादा है, हकीकत में तो 100 टाइम्स से भी ज्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पे पंप चल रहा होता है वो छोटा सा पाइप होता है, और जहाँ पे ट्रक खड़ा होता है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ये फोर्स अलग होगा, तो इस फोर्स को मैं F2 कह देता। क्लियर होगी बात? तो ये पास्कल साहब ने रिलेशन दिया कि यहाँ पर F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। डायग्राम बनाइए, ये रिलेशनशिप लिख लीजिए, और इसी मैकेनिज्म और इसी थ्योरी को यूज करके हम लोग देखते हैं कि चीजों को लिफ्ट किया जाता है। जो जैक वगैरह लगा के 50-50, 60-60 टन के हैं, एक सिंगल आदमी क्या करता है, टायर पंचर हो गया, नीचे छोटा सा जैक लगाता है और वो क्या करता है, ऐसे ऐसे हिलाता है, हाथ से थोड़ा सा फोर्स लगाता है, लेकिन वो फोर्स जो लग रहा होता है पतली सी नाली में लग रहा होता है, तो वो प्रेशर बनाता है। वही प्रेशर जो है लिक्विड में, वो वाला पार्ट जो टायर को उठा रहा है उसके जाकर के लग जाता है, तो वो उठती चली जाती है थोड़ा थोड़ा। क्लियर होगी बात? तो इस बात को लिख लिए, चेंज इन प्रेशर इन ए लिक्विड is equally transmitted at all points in all directions in the liquid। हर पॉइंट पे, हर डायरेक्शन में, चाहे डायरेक्शन ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, बराबर लगेगा। क्लियर होगी बात? ये फॉर्मूला हो गया। सपोज इसका एरिया है, कितना ले लिया जाए, पाइप का एरिया कितना होता होगा, चलो 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया। अब मैं खड़ा हो गया इसके ऊपर, मेरा वजन है कितना, जफर 75 kg। ठीक है, गुड। तो यहां पे ये ट्रक वाली साइड में फोर्स बताइए कितना होगा और प्रेशर कितना लगेगा, दोनों बताइए। चलिए, अच्छा, इसका एरिया जो है वो 10 स्क्वायर मीटर है। कितना? इसका एरिया A2 जो है वो 10 मीटर स्क्वायर।
बोलिए आया। फोर्स कितना हुआ, बोलो इंतजाम, फोर्स कितना हुआ? हाँ जी, फोर्स कौन बताएगा? अरे मैं खड़ा हुआ, मेरा वजन है 75 kg, तो कितना फोर्स लगा? बोलो, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया है, कितना फोर्स लगा? क्यों भाई फैज, कितना लगा है? हाँ ये बोलो, mg के बराबर लगा था। आपका मास है 75, ग्रेविटी है g, तो 750 क्या गधा घोड़ा न्यूटन में लगा। ठीक है ना? एरिया कितना है? 0.1 है। मैंने सेंटीमीटर में भी नहीं दिया कि आपको चेंज करना पड़ा, आसानी कर दी। तो 750 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 7500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं, यही तो यूनिट होती है पास्कल की, 7500 पास्कल। दोनों ही एसआई यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी और पास्कल भी। एटीएम एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे F2 कितना हो जाएगा? F2 हो जाएगा F2 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या था? F1 अपॉन A1, और ये कितना आया? 7000। बोलिए 500। गुड। तो अब F2 कितना हो गया? बोलिए 7500 गुणा में 10, तो ये हो गया 7000 की बजाय 75,000 न्यूटन। इतना फोर्स देखा? इस सिस्टम ने क्या किया? फोर्स को इसने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। प्रेशर कितना आएगा यहाँ पर? प्रेशर सर सेम ही रहता है, पास्कल साहब ने बताया है, तो वो इतना ही रहेगा 7500 पास्कल। पास्कल साहब ने बताया, पास्कल साहब का नाम, यही आंसर आ रहा है सबका। गुड। अच्छा एक सवाल अब बताइए, अगर मुझे यहीं पे मैं इसको बताऊं, तो ये बताइए कि यहाँ पे अगर मैंने वर्क किया है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने वर्क क्या किया? W। सपोज मैंने यहाँ पे वर्क किया W1, तो यहाँ पे वर्क कितना होगा? बोलिए। कितना वर्क होगा? W2। हाँ जी सर बताइए। W2 होगा। हाँ भाई जवान कितना होगा? सागर तुम बताओ। यानी W2 कह रहे हैं आप लोग। W1 इसका मतलब W2 के बराबर नहीं है। सपोज W2 जो है मैं बड़ा ले लेता हूँ,
तो ये एक्स्ट्रा वर्क कहां से आया? एक्स्ट्रा वर्क माने एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी तो कंजर्व्ड है ना, तो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आएगी? इसलिए वर्क दोनों तरफ बराबर होगा। समझिए, लिखिए इसको, वर्क दोनों तरफ बराबर होगा। यहां पर वर्क अगर मैंने W1 किया है तो यहां पर भी वर्क यही होगा, क्योंकि एनर्जी इज कंजर्व्ड, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैंने ये थोड़ी कहा एनर्जी कहीं पे रास्ते में खो गई है, लॉस हो गई है, किसी उसमें कन्वर्ट हो गई है, हीट में, रेडिएशन में, किसी और चीज में, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, इसको प्रूफ करिए, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। सपोज W1 क्या होगा? फॉर्मूला आपको मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को L1 मान लेता हूं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना। W2 क्या हो जाएगा? F2 इनटू डिस्प्लेसमेंट L2। वैल्यू पुट करिए जरा फटाफट। F1 की वैल्यू कितनी आई थी? 700। डिवाइड कर दिए पहले तो, अच्छा डिवाइड मैं लिख करके कर देता हूं। तो F1 की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करिए तो 750 इंटू L1 मुझे पता नहीं, W1 मुझे पता नहीं, W2 मुझे पता नहीं, F2 पता है कितना आया है? 7,000, 75,000 इंटू L2। L1 L2 का रिलेशन क्या है? L1 L2 का रिलेशन इतनी मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है, ये सब छोटी क्लासेस की मैथमेटिक्स है। L1 L2 में रिलेशन निकाल लेंगे तो W1 W2 का रिलेशन आएगा। कैसे निकाल लो बताओ? चलिए अच्छा देखिए, L1 L2 का रिलेशन, ये आप लोग ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके होंगे। मैंने यहां से फोर्स लगाया तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, यानी कुछ मैंने इसमें कंप्रेशन किया, कुछ लिक्विड जो है वो दबा, तो मान लेता हूं वो वॉल्यूम यहां पर क्या होगा, सॉरी वो वॉल्यूम क्या हुआ? V1। तो यही वॉल्यूम तो यहां पर भी आकर के डिस्प्लेस किया होगा, या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा लिक्विड का? अगर इसमें कंटेनर में इस वक्त 100 लीटर वॉल्यूम भरा हुआ है, मैंने 1 लीटर के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो अंदर जो है वो 100 ही लीटर बचेगा ना। अब उस 1 लीटर को डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना होगा? ये जो ये वाला पार्ट है, ये 1 लीटर वॉल्यूम के बराबर ऊपर उठ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? अब जब ऊपर उठेगा तो इधर था 1 एरिया कम, इधर का एरिया कम है,
तो इधर लंबाई ज्यादा जाएगी नीचे, यहाँ एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर हाइट ऊपर कम जाएगी। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर यहाँ पे V1 है तो इधर का मैं V2 मान लूं, लेकिन रहेगा दोनों बराबर। कैसे निकलेगा इधर का V1? A1 इंटू L1 इज इक्वल टू V2 कैसे निकलेगा? इसका एरिया A2 और जो हाइट उठेगी इसकी कम उठेगी L2। ये तो 7वीं 8वीं क्लास में हम लोग नहीं करते हैं, क्या कहते हैं उसके क्वेश्चंस के अंदर, मेंसुरेशन वगैरह में, कि इतनी मिट्टी खोद करके निकाली कुएं से तो इतने एरिया में फैला दी, इतनी उसकी थिकनेस थी, तो बताओ कितना एरिया कवर करेगी वो, है? तो वो क्या करते हैं, कुएं से मिट्टी जो निकाली वो वॉल्यूम हो गया मिट्टी का, और उसको जो फैलाई हमने स्क्वायर क्यूब शेप में, उसका भी वॉल्यूम निकाल लिया और साइड आ गई। क्योंकि वॉल्यूम मिट्टी का तो चेंज नहीं होने जा रहा ना, कुएं से जो मिट्टी निकालोगे वही वाली तो फैलाओगे, अलग से थोड़ी मिट्टी आ जाएगी। तो यहां से ये आ गया, तो एरिया यहाँ पे कितना लिया था मैंने? 0.1। L तो मुझे पता नहीं है तो ये L1 हो गया। यहाँ पे एरिया कितना लिया था? 10। यहाँ पर इसका भी मुझे L पता नहीं है, L2 पता नहीं है, तो L1 L2 में क्या रिलेशन आ गया? L1 इज इक्वल टू 0.1 से 10 को डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 100। यानी L1 की जो लंबाई होगी ये 100 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ठीक है ना? ये 100 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो ये 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा। तो इसको अगर मुझे 100 सेंटीमीटर उठाना है तो 100 बार मुझे इस फोर्स को बार बार लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो बार बार जैक से वो करते हैं, ऊपर नीचे बार बार फोर्स लगाते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता रहता है। यहाँ पे लॉक्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? लॉक। जितना ऊपर गया फंस गया, फिर ऊपर गया फिर फंस गया, फिर ऊपर गया फिर फंस गया। वो चूड़ी होती होगी, देखा होगा, है? चूड़ियां होती है उसके अंदर जैक के अंदर, तो वो जो चूड़ी है वो रोक लेती है। ऐसे लॉक होते हैं, लॉक रोक लेते हैं। ठीक है? हाँ, तो यहां से लेंथ निकल जाएगी, तो मैं L2 की जगह 100 L1 लिख दूं? नहीं सॉरी, L1 की जगह 100 L2 लिख देता हूं, तो लिख दीजिए W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 750। L1 बराबर है 100 L2, तो 100 L2 लिख देता हूं, और नीचे है 75000 इंटू L2। देखिए ऊपर नीचे पूरा पूरा कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा है? नीचे 3 0, ऊपर भी 3 0 हो गई। L2 75 पूरा कट गया, क्या बचा? 1/1 बचा। इसी को तो कहते हैं 1:1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ W1 इज इक्वल टू W2। यही तो प्रूफ करना था कि जितना मैंने इधर वर्क किया उतना ही वर्क इधर पहुंचा। ये क्वेश्चन के अंदर मैंने जितने भी पास्कल लॉ के कॉन्सेप्ट थे सारे करा दिए। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट 2 मिनट दे रहा हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा रिवाइज कर डालो है पास्कल लॉ, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये सारी चीज जो है दिमाग में फिट रहनी चाहिए। प्रेशर जितना यहाँ अप्लाई होगा पूरे सिस्टम को उतना ही प्रेशर हर पॉइंट पे मिलेगा। दूसरा, फोर्स अलग अलग होता है, वर्क डन सेम होता है। ठीक है? फर्क किसमें होता है? एरिया में फर्क होता है, लेंथ में फर्क होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी डेफिनेशन को। इफ ए बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और फुली in a liquid or fluid
it experiences an upward thrust. That thrust is called buoyancy force. And this buoyancy force is equal to the weight of the liquid displaced. Weight of the liquid displaced. This whole principle is called आर्किमिडीज प्रिंसिपल. इस पूरे प्रिंसिपल का नाम क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. और प्रिंसिपल इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो इसको और किसी फॉर्म में बायोएनसी फोर्स को लिख सकते हैं आप? जरा बताइए. एफ बी इज इक्वल टू, मास को मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ लिक्विड को, लिक्विड है तो ज्यादातर मुझे डेंसिटी दी रहेगी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं मास को. तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू जी. तो रो वी जी, ये असल में फॉर्मूला बन गया हमारा बायोएनसी फोर्स का. तो इसके ऊपर नेट वेट कितना लग रहा है इस वाली बॉडी के ऊपर जो इसमें मैंने इमर्स करी है? नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है fb. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज दी एफ नेट. ठीक है. तो ये बताइए, अगर mg बराबर हो जाए fb के, तो बॉडी क्या करेगी? mg fb के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो गया. तो बॉडी क्या करेगी? हाँ जी फैज, क्या करेगी? इंदमाम फ्लोटिंग करने लगेगी. ठीक है, फ्लोट करने लगेगी. यानी जो भी चीजें पानी के ऊपर आपने या किसी भी लिक्विड सरफेस पे तैरते हुए देखा है, तो वो जब ही तैरती हैं जब उनका वेट और बायोएनसी फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं. ठीक है. और अगर mg ज्यादा हो जाए fb से, तो क्या हो जाएगी? बॉडी सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी. ठीक है. और बायोएनसी फोर्स अगर ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? हाँ जी, कभी देखा बायोएनसी फोर्स ज्यादा होते हुए? रोज देखते हैं अगर डेली. ये हाथ में तुम्हारे बॉटल है, इसको पानी में अंदर तक डुबो दो, क्या होगा? डुबो के छोड़ दो. तो बायोएनसी फोर्स ज्यादा है तो खट से ये ऊपर आएगी. ठीक है. तो कब तक ऊपर आएगी? जब तक कि उसका वेट और बायोएनसी फोर्स बराबर ना हो जाए. ठीक है. और बायोएनसी फोर्स किसके बराबर होता है? वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है. अब बोतल को देखा आपने, ऊपर आकर के बिल्कुल लेट जाती है या ऐसे खड़ी होगी, थोड़ा बहुत जो पानी है तो टेढ़ी होकर खड़ी होगी, तो डूबती नहीं है वो बिल्कुल. क्यों? क्योंकि उसका वेट इतना कम होता है तो वो सरफेस ही उसके ऊपर इतना फोर्स लगा देता है कि वो डूब ही नहीं पाती. समझ गया? क्योंकि बायोएनसी फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बायोएनसी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. वो लिक्विड डिस्प्लेस करने की बहुत कम जरूरत पड़ रही है, इसीलिए हमें दिखता है कि वो पानी में तैर रही है. ठीक है. और दूसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रो, वो लिक्विड के, वो क्या कहते हैं, डेंसिटी के. तो ये अच्छे से समझ लीजिए.
ये मेरा एक लिक्विड है, फ्लूइड, उसके अंदर ये मेरा क्यूब है, उसको मैंने छोड़ दिया है। तो हुआ क्या है कि ये 50% डिप कर गया, डूब गया है। 50% पानी के ऊपर है, 50% पानी के अंदर है। ठीक है। और इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है 2 मीटर क्यूब। 2 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। चलिए, गुड। लिक्विड जो है मेरा ये वाटर है। तो जरा बताइए बाउयेंसी फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर? बाउयेंसी फोर्स निकालिए जल्दी से। कहाँ आकर के रुकता है? जब बाउयेंसी फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाते हैं वहीं तो रुकता है। तो ये रुका हुआ है ना। अब ये थोड़ी है कि अंदर डूब रहा है बाहर को कूद रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेट जो है वो बाउयेंसी फोर्स के बराबर है और ये 10⁴ न्यूटन। समझ में आ रहा है तुमको श्रीराम? है कोई बात दिमाग में नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन में पूछना चाहिए, बाद में परेशानी हो। चलिए, चलिए ऐसा करिए, डेंसिटी ऑफ ये जो सॉलिड है या क्यूब है इसकी डेंसिटी बताइए कितनी है? कैसे निकालेंगे डेंसिटी? बोलिए। डेंसिटी कैसे निकालेंगे? अरे इसी फॉर्मूले से डेंसिटी निकलेगी बाबा। ये वेट ऑफ बॉक्स कितना होगा बताइए? mg के बराबर। और m किसके बराबर होगा? मास ऑफ क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू g। होगा नहीं होगा? और ये किसके बराबर है? 10⁴ बाउयेंसी फोर्स के बराबर। ये मैं पहले निकाल चुका हूं, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो क्या हो गया बोलिए? रो सी वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे वॉल्यूम कितना रखें? बोलो क्यों नहीं रखते? यहाँ पे पूरा क्यूब लिया है, मास पूरे का है ना, तो इसलिए 2 रखा जाएगा। गुड। और g 10 हो गया इज इक्वल टू 10⁴। तो यहां से मेरा रो कितना आ जाएगा? 1 0 कट जाएगा, 1000 को 2 से डिवाइड करूंगा
तो 500 यूनिट क्या रखी जाएगी? सारी चीजें किसमें है बोलो? हाँ, सब एमकेएस सिस्टम में है ना, मीटर केजी पर सेकेंड, तो ये भी मीटर उसमें केजी में आएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब, 500 किलोग्राम मीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। ठीक है, लिख लिया। एक ही सवाल में हर तरीके के सवाल कर दिए, बस ऐसे ही सवाल आएंगे क्वेश्चन में। दिखेगा सारा कि 6 लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में होगा कुछ नहीं, इन्हीं में से कोई एक बात होगी। चलो एक बात और बता देता हूं, बहुत तुर्रम खां होगा तो क्या करेगा, वो कहेगा डेंसिटी ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू बताइए। क्या आ गई? 1/2। ठीक है, यही आ रही है सबकी? हाँ जी, यही आ रही है। ज्यादा मुश्किल पूछ लिया क्या? 1/2 आ गई। अगर मैं 1/2 को परसेंटेज में लिखूं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, तो क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हैं? उसका 50% है। अब देखिए, जो चीज डेंसिटी वाइज जिस लिक्विड में उसको डाला गया है, मान लेते हैं ये है मेरा सॉलिड और ये है मेरा लिक्विड, तो सॉलिड को ही तो लिक्विड में डाला जाएगा, तो ये हो गई डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसकी जो परसेंटेज आएगी, इसकी जो परसेंटेज, उतने ही परसेंट वो चीज उस लिक्विड में डूबी हुई होगी। समझ में आया? 50% आई तो 50% डूबी हुई होगी, 80% आई तो 80% डूबी हुई होगी, 90% आई तो 90% डूबी हुई होगी, और बर्फ जो होती है वो 90% डूबी हुई होती है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी 90% होती है वाटर की, बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है ना, 100% होती तो पूरी डूब जाती, 100 तो होती नहीं, कुछ ऊपर रहती है, तो 9 पार्ट उसका नीचे रहता है, 1 पार्ट ऊपर रहता है। अगर कोई बर्फ का पहाड़ समुद्र में जा रहा है और दिख रहा है और 1 किलोमीटर ऊंचा है, तो समझ लो 9 किलोमीटर नीचे है। समझ गया? तो इस बात को लिखो, इस बात को, इस फॉर्मूले को भी लिखो और इस पॉइंट को भी लिखो। क्या लिखोगे? परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड to the liquid is equal to the object dipped in the liquid। ठीक है?
जितना फ्रैक्शन डेंसिटीज का आएगा परसेंटेज में, उतना ही परसेंट वो ऑब्जेक्ट, वो सॉलिड बॉडी क्या होगी, लिक्विड के अंदर डिप होगी। जो मैंने भी एग्जांपल दिया कि वाटर सॉलिड या आइस डिवाइडेड बाय वाटर लिक्विड, इसकी वैल्यू आई 0.9। 0.9 आने का मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर जो बर्फ है वो 90% डूबी हुई है, 1% सिर्फ बाहर। इस बात को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बस इसके अलावा और क्या क्वेश्चन देगा, कुछ भी नहीं दे सकता। जैसे कभी स्विमिंग पूल में या तालाब में या नदी में गया होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, उसको तुम ऐसे ग्राउंड पे उठाओ गोद में, है, उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या साथ में तुम्हारे तालाब में तब उठाओ उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ग्राउंड पे ज्यादा लगाना पड़ता है और पानी में कम लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, बोलो? हाँ, ये बाउयेंसी फोर्स की वजह से ऐसा होता है। देखिए, मान लीजिए ये मेरा तालाब है, ठीक है, और इसके अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको उठा रहा हूं, तो अब इसके ऊपर क्या लग रहा है? इसके ऊपर जो है एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, एक ऊपर की तरफ बाउयेंसी फोर्स लग रहा है। ये लिक्विड में डूबा हुआ है, ये डूबा हुआ है। तो इफेक्टिव फोर्स, मैं अगर इसको उठा रहा हूं तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा? F इफेक्टिव कितना लगाना पड़ेगा? mg माइनस fp के बाद। इसीलिए पानी के अंदर हम किसी चीज को उठाते हैं तो वो क्या करता है, वो हल्का हो जाता है, वो चीज हमको ऑब्जेक्ट हल्की लगती है। वो चीज हमको हल्की लगती है। क्या होगा बाउयेंसी फोर्स? जब पानी में पूरा डूब गई तो इतना वजन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये वो वाला वजन हो गया, एफ इफेक्टिव वाला फोर्स 0.45। जब पानी के अंदर थी तो वजन कितना था, वो पानी के बाहर थी तो वजन था 0.85। पानी के अंदर थी तो ये था बाउयेंसी फोर्स, एफ बाउयेंसी। एफ बाउयेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.85 माइनस 0.45 इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन। ये इसका बाउयेंसी फोर्स आ गया। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बताओ? 0.45 बराबर कैसे हुआ? इफेक्टिव क्या है? जब पानी में कोई चीज डूबी हुई होती है तो उसका उस वक्त वेट कितना होता है? तो उस वक्त वेट कितना होता है? जो नेचुरल वेट उसका है बाहर,
वो माइनस जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो। तो यही तो कह रहा है कि पानी में डूबने के बाद, सबमर्ज होने के बाद उसका जो वेट है वो इतना आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल वेट mg है, ये पानी के बाहर है, बाउयेंसी फोर्स माइनस fb हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूले में उस तरफ ये आएगा और नेचुरल वेट ये आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। ए बोट ऑफ लेंथ 3 मीटर, breadth 2 meter is floating on a lake. Floating on a lake. Boat sinks. Boat sinks. क्या क्या लिख दिया बताओ। A boat of length 3 meter और breadth 2 meter floating, उसके बाद कहाँ फ्लोट कर रही होगी, रेत पे या सड़क पे? फ्लोटिंग ऑन ए लेक लिखा हुआ है तो वाटर लिख लो, पानी पे फ्लोट कर रही है। अब क्या होता है, बोट सिंक्स, बोट क्या हो जाती है, सिंक कर जाती है बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डूब जाती है। When सागर गेट्स ऑन इट, जब सागर इसके ऊपर चढ़ता है, ठीक है, जैसे ही सागर, जब तक वो अपने अकेले खाली पड़ी हुई है तब तक तो वो सरफेस पे है, या सरफेस पे ना भी हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। और जैसे ही सागर चढ़ा वो 1 सेंटीमीटर क्या हुई, डूब गई। ठीक है, तो मास ऑफ सागर बताना है कितना हो जाएगा। हो गया, ये बोट है, ये क्या हुआ, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो होगी इधर को वो 2 मीटर। ये वाटर में ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे ही कोई इसके ऊपर चढ़ा आदमी तो ये क्या हो गई, ये पानी का लेवल, यानी ये नीचे डूब गई तो पानी का लेवल कितना चढ़ गया, 1 सेंटीमीटर चढ़ गया, यानी ये वाली हाइट कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.01 मीटर। बोलिए, तो मुझसे इसका मास पूछ रहा है, तो मास
अगर इसका m है तो इसकी वजह से फोर्स कितना लगा, mg, यानी 10g, सॉरी 10g कह रहा हूँ, 10m लगेगा। चलो mg लिख देते हैं अभी फिलहाल। इसके ऊपर बाउयेंसी फोर्स कितना लगा, fb। बाउयेंसी फोर्स किसके बराबर होता है, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू जी। रो ऑफ लिक्विड ये पानी है, पानी में हमसे बता रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, ये 1000 हो गया। और पानी में है ना, जो नदी है वो क्या कहते हैं, बोट है। वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, पहले 0 था, मतलब पहले हमने जो भी था हमें उससे मतलब ही नहीं। आदमी के बैठने के बाद कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो 6 इंटू 0.01, एरिया इंटू हाइट। इसकी का एरिया कितना है 6, डूबी कितनी 1 सेंटीमीटर, तो एरिया इंटू हाइट कर देंगे। तो ये क्यों डूबी, मैं उससे चढ़ा इसलिए डूबी ना हो, तो वही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, जितना वो डूबी उतना वॉल्यूम पानी का हटाया। ठीक है, इंटू जी 10 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 0 यहां से कट जाएगा, 1 0 यहां से कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा जल्दी बोलिए। कितना आया, बोल ही नहीं रहा है कोई यार, ऐसा लग रहा है जैसे कितना मुश्किल बात पूछी है मैंने। 600 न्यूटन। तो डेसिमल 2 के बाद है ना, 1 2 2 नंबर के बाद, तो 2 0 हट जाएंगे, तो ये 100 इंटू 6 600 आएगा। तो मास कितना हो जाएगा, बोलो मास कितना हो जाएगा। मास होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो फोर्स है 600 न्यूटन और यहाँ पे एक्सेलरेशन है g, यानी 10, 1 0 और कट गया तो बचा 60 केजी। 60 केजी का बंदा है जो नाव पे सवार था। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली आपको ध्यान से करना है। अब कल हम लोग जो है विस्कोसिटी के बारे में करेंगे और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में करेंगे। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब चीजों के बारे में कल हम करेंगे। रीडिंग क्या करेगी, इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट। ये वाली रीडिंग इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट, ये आपको दोनों आंसर देंगे।